प्रिय छात्रों, आज का व्याख्यान भारतीय इतिहास के एक प्रमुख भाग भारतीय स्थापत्य कला अर्थात मंदिर स्थापत्य कला के समर्पित है, जिसमें आज हमारी चर्चा विशेषकर मंदिर निर्माण में जो स्थापत्य कला का जो क्रम देखा गया उसमें भारतीय दक्षिणी राज्य में विकसित द्रविड़ शैली को आज की व्याख्यान का मुख्य विषय बनाया गया है। वैसे आपको बता दूं कि यूपीएससी की परीक्षा हो चाहे राज्य स्तर की प्रशासनिक परीक्षा हो, सिविल सेवाओं में इन दिनों भारतीय कला संस्कृति और विरासत को दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में हो चाहे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के रूप में हो पूछने की परंपरा शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में सारे जिज्ञासु पाठकों से अपेक्षा की जाती है कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित विषयों पर अपना ज्ञान संवर्धित करें। तो चलिए आज की तारीख में मैं आपका विषय आपको ले चलता हूं दक्षिण भारत में विकसित द्रविड़ शैली की स्थापत्य कला को लेकर के। तो दक्षिण भारत में जहां तक बात है, आपको पता ही है कि भारत के दक्षिणी राज्यों में मुख्यतः केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नाम आता है। इन्हीं द्रविड़ राज्यों में द्रविड़ शैली विकसित हुई, जो मंदिर निर्माण की एक अनूठी परंपरा के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुई है। जहां तक उत्तर भारत की बात है, इसके समानांतर देखा जाए तो जहां उत्तर भारत में हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा नदी के उत्तर तक के क्षेत्र भूभाग क्षेत्र में जहां नागर शैली विकसित थी, वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ी शैली भी विकसित थी। इसके साथ साथ अगर तीसरी शैली की बात की जाए तो भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में द्रविड़ शैली और नागर शैली का एक सम्मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है, जिसे वेसर शैली कहते हैं। तो इन तीनों शैलियों की अपने क्षेत्रीय हिस्सों में विशिष्ट स्थान है ना। तो आज की तारीख में हमें हमारा केंद्रित विषय चूंकि द्रविड़ शैली है, तो चलिए द्रविड़ शैली की बात करते हैं। तो द्रविड़ शैलियों के विकास में या इस कालखंड में द्रविड़ शैली में जो स्थापत्य कला के अंतर्गत जो मंदिरों के निर्माण हुए, उनकी विशिष्टताओं में दक्षिणी राजवंशों में पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, पाल और पांड्य राजवंश और इतना ही नहीं विजयनगर के राजवंशों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात इस बृहद कालखंड में देखा जाए समग्रता की दृष्टि से तो लगभग 7वीं शताब्दी या फिर तीसरी शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक का बृहद कालखंड जो है दक्षिण भारत में स्थापत्य कला का एक बृहद पैमाना या फिर प्रमाण देता है। तो चूंकि हमारी चर्चा दक्षिणी राज्यों पर है, इसलिए पल्लव के शासनकाल से हमारी बात शुरू होनी चाहिए। तो जहां तक पल्लवों के शासनकाल की बात है, वो तीसरी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक का कालखंड अर्थात 600 वर्षों का कालखंड जो है पल्लव राजवंशों का रहा। इस कालावधि में दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली काफी विकसित हुई, अर्थात इस आर्किटेक्ट का एक नवीनतम देखने को मिला। वैश्विक या फिर दुनिया के दूसरे देशों में इसकी प्रसिद्धि मिली। इतना ही नहीं, अगर चोल की बात की जाए तो चोल राजवंशों में 9वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक का कालखंड चोल राजवंशों का है। इस कालावधि में भी द्रविड़ शैली में स्थापत्य कला का शीर्ष पर अर्थात चरम पर विकास देखा गया। इस तरह 13वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी की बात की जाए तो पांड्य वंश का जो शासन था, पांड्य राजाओं का जो शासन था, इस कालावधि में भी द्रविड़ की जो स्थापत्य का जो मंदिर का जो स्वरूप है, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदलाव देखा गया। इतना ही नहीं, विजयनगर के शासनकाल में अर्थात 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के कालखंड में भी द्रविड़ शैली काफी पुष्पित और पल्लवित हुई। तो चलिए इस संदर्भ में यह देखने की जरूरत है कि आखिर द्रविड़ शैली उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली से किस तरीके से भिन्न थी। तो जहां तक द्रविड़ शैली की बात है, देवताओं के अधिष्ठात स्थान के रूप में जहां देवताओं को अधिष्ठातित किया जाता था, उस स्थान को गर्भगृह कहा जाता था। तो गर्भगृह के अलावे
पूरे मंदिर परिसर की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसी संरचनाओं के नाम आते हैं जो उनकी विशिष्टताओं की ओर इंगित करते हैं, जैसे मंडपों का होना, अर्धमंडप का होना, प्रदक्षिणा पथ का होना, विमान का होना और जलाशयों का होना, इतना ही नहीं गोपुरम का होना। तो इन सारी विशिष्टताओं के कारण ही द्रविड़ियन शैली जो है स्थापत्य कला की दूसरे शैलियों से भिन्न हो जाती है, क्योंकि एक विस्तृत भूभाग में इनका विस्तार था। तो दक्षिण भारत के राज्य में विशेषकर कहा जाए तो कृष्ण नदी और कावेरी नदी के बीच का जो भूभाग है वहीं यह शैली विकसित हुई। तो पल्लवों के शासनकाल में देखा जाए तो इस मंदिर में काफी विकास हुआ। तो मंदिर परिसर में जहां तक बात है, जहां गर्भगृह हुआ करते थे या आज भी देखने को मिलता है, उसका ज्यामितीय स्वरूप आयताकार, वर्गाकार, अष्टभुजी आकार के देखने को मिलता है, जहां देवताओं के अपने आराध्य देवों को स्थापित किया जाता है। इस तरह मंदिर प्रांगण में ही का जो प्रवेश हिस्सा है, उस प्रवेश हिस्से में उग्र द्वारपालों को तरासे हुए पत्थरों से उनके चित्र अंकित है, जबकि ऐसी स्थिति उत्तर भारत के मंदिरों में अर्थात नागर शैली के मंदिरों में इसके विपरीत वहां गंगा और यमुना को प्रतिष्ठापित किया गया है। तो ये तात्कालिक ये जो छोटी छोटी जो भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इस तरह से मंदिर प्रांगण में प्रदक्षिणा पथ का होना, मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ का होना, जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके बेहतरीन नक्काशी का प्रयोग, ये दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली की को विशिष्टता दिलाती है। इस तरीके से मंडपों का निर्माण होना और मंडपों के साथ साथ एक बृहद चार दीवारी का ऊंचे और ऊंचे चार दीवारियों का निर्माण करना, और इसके साथ साथ मंदिर प्रांगण में जलाशयों के रूप में पुष्करणी और कल्याणी नामक जैसी पुष्करणियों का या जलाशयों का निर्माण करना, ये इस मंदिर की विशिष्टता को एक विस्तार देता है। तो काफी बड़े भूभाग में फैले हुए इस मंदिर निर्माण की जो परंपरा थी, ये द्रविड़ परंपरा की पहचान मानी जाती है। मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता है, जिसको गेटवे कहा जाता है, उस गेटवे पर गोपुरम नामक एक संरचना, बृहत आकार की अलंकृत संरचना पाई जाती है, जो इसके गौरव को या इसकी भव्यता को और बढ़ा देती है। तो प्रांगण का जो मुख्य प्रवेश द्वार पर ही इस तरह की गोपुरम जैसी रचना पाई जाती है। जहां तक गोपुरम की बात चली है, तो गोपुरम की उत्पत्ति पल्लव एवं चोल राजाओं के अर्थात जो तमिल राजा हुआ करते थे, उनके अधीन निर्मित प्रारंभिक रचनाओं में देखी जा सकती है। जहां तक 12वीं शताब्दी तक आते आते पांड्य राजवंशों की बात की जाए, तो इस दरमियान ये प्रवेश द्वार मंदिर के बाहरी स्वरूप की एक प्रमुख विशेषता बन गए। सबसे ऊंचे गोपुरम की बात अगर की जाए तो रंगनाथ स्वामी मंदिर का नाम लेना यहां उचित होगा, जो कि तमिलनाडु राज्य के श्रीरंगम जिले में है, जो वर्तमान में चेन्नई से लगभग 200 माइल दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस मंदिर को विष्णु के अवतारी मंदिर के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। यहाँ का गोपुरम भी काफी विस्तृत, काफी भव्य है। इसी तरह दूसरे नंबर में अगर गोपुरम वाले उस मंदिर की बात की जाए तो कर्नाटक के श्रीरंगम जिले में, कर्नाटक के कैनरा जिले में मुरुदेश्वर मंदिर का नाम प्रमुख है। इस मंदिर का जो गोपुरम है, उसमें सबसे ऊंचा गोपुरम इसे माना जा सकता है, दूसरा सबसे ऊंचा गोपुरम माना जा सकता है, जिसमें इसके अलावे और भी मंदिर हुए हैं जिसमें गोपुरम अपनी विशिष्टता के कारण जाने जाते हैं, जैसे अन्नामलाईयार मंदिर, इस जो कि तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में स्थित है। वहां का गोपुरम भी काफी विस्तृत है, काफी भव्य है। अगर उस ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर और फीट में कही जाए तो 217 फीट इसकी ऊंचाई है। तो द्रविड़ियन शैली पर बने हुए मंदिरों की विशिष्टताओं की बात हो रही है, तो यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि मंदिर परिसर का निर्माण जो हुआ करते थे, उसमें प्रमुख मंदिर के अलावे उसमें पंचायतन
शैली पर मंदिरों का निर्माण किया जाता था या देखने को मिलता है। यहाँ पंचायतन शैली का तात्पर्य है कि मुख्य मंदिर के अलावे 4 और मंदिर गौण रूप से बनाए जाते थे, जिसका प्रमाण आज भी मिलता है। ये अलग बात है कि उस मुख्य मंदिर में, उस गौण मंदिर में उनमें शीर्ष नहीं पाया जाता या फिर उनका शिखर नहीं पाया जाता है ना। इतना ही नहीं, इन मंदिरों की एक और खासियत जो मैं बताना भूल गया कि गर्भगृह के ऊपर जो शिखर का जो भाग होता है वो प्रिज्मोथ या कहा जाए पिरामिड नुमा होता है, जो काफी भव्यता के साथ कई मंजिलों के तर्ज पर दिखाई देता है। तो मंदिर परिसर की बात हो रही है तो इतना भी जान लेना चाहिए कि मंदिर प्रांगण में दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ का भी विधान देखने को मिलता है। तो ये सारी विशिष्टताएं द्रविडियन शैली पर स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों के संदर्भ में दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। अब चर्चा के अगले हिस्से में यह भी जानना जरूरी है कि विभिन्न राजवंशों के कालखंड में द्रविडियन शैली किस तरीके से विकसित हुई। तो पल्लवों के योगदान की से बात शुरू की जानी चाहिए। तो पल्लवों ने अपने शासनकाल में अर्थात 6ठी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच में द्रविड़ शैली में कई उपशैलियों का विकास किया, जिसमें कहा जा सकता है कि पत्थरों को काट करके अर्थात मोनोलिथिक पैटर्न पर तराश करके एक नई मंदिर शैली का विकास किया गया, जिसे उपशैली का उनके अनुसार से यह उपशैली विकसित हुई, जिसे रॉक आर्ट कल्चर कहते हैं। इस शैली के अंतर्गत जितने भी पल्लव शासक हुए उन लोगों ने अपने अपने तरीके से उसे तराशा और अपनी अपनी उसे तरीके से ब्यूटिफाई किया। जैसे सबसे पहले अगर महेंद्र वर्मन की बात की जाए, अर्थात 610 ईस्वी से लेकर 640 ईस्वी तक का कालखंड पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन का काल माना जाता है। इनके समय जो मंदिर की निर्माण की जो शैली विकसित हुई उसे महेंद्र वर्मन शैली का नाम दिया गया। इसी तरह नरसिंह वर्मन की बात की जाए तो उनके समय में मंदिर निर्माण का जो कालखंड है, जो कि 640 ईस्वी से लेकर 674 ईस्वी तक का कालखंड माना जाता है, इस समय मंदिरों में रथ निर्माण की परंपरा शुरू हुई। और नरसिंह वर्मन ने एक तरह से कहा जाए तो मंदिर के निर्माण में एक नई शैली विकसित की, जिसे मामल्य शैली का नाम दिया जाता है। यहां मामल्य का तात्पर्य महान योद्धा होता है। तो नरसिंह वर्मन की बात चल रही है तो इनके द्वारा निर्मित मंदिरों में अभी तमिलनाडु के ही चिंगलपेट स्थान में समुद्र के किनारे महाबलीपुरम या मामल्यपुरम नामक भी शहर बसा हुआ है, जो इन्हीं के द्वारा बसाए गए थे। इसी समय उन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण शुरू किया, जिसे सप्त पैगोडा का नाम दिया गया। तो यहाँ पैगोडा शब्द की बात आई है तो पैगोडा शब्द बर्मिज शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मंदिर। तो सप्त पैगोडा के तहत पाल वंश के शासकों ने द्रौपदी रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ और वलैकुट्टे रथ के नाम से मंदिरों का निर्माण किया। जहां तक परवर्ती शासकों की बात की जाए अर्थात नरसिंह वर्मन द्वितीय की बात की जाए तो इनका कालखंड 647 से लेकर के 800 ईस्वी तक रहता है। इस काल में जो शैलियां विकसित हुई या जिस शैली से जो मंदिर आज देखने को मिलते हैं उसमें महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है, और आरकाट का पन्नामलाई मंदिर है, और कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। साथ साथ बैकुंठ पेरुमल मंदिर प्रमुख है, जहां इस तरह की उपशैलियां देखने को मिलती। इस तरह एक और शासक नंदी वर्मन के समय में भी जो शैली विकसित हुई उसे अपराजिता शैली की संज्ञा दी गई। तो चलिए इतनी सी बातें पल्लव राजवंश के शासनकाल में द्रविड़ शैली के संदर्भ में की गई। अब थोड़ी सी चर्चा चोल काल में अर्थात चोल राजवंशों के शासनकाल में मंदिर निर्माण की परंपरा को ध्यान से देखा जाए तो चोल वंश के शासनकाल में मंदिरों के निर्माण में एक तरह से कहा जाए ईंटों का और शिलाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। इन मंदिरों का आकार देखा जाए
तो काफी विस्तार अर्थात काफी भव्य और विशाल देखने को मिलता है। चोलकालीन मंदिरों की बात की जाए तो कोरांगनाथ का मंदिर, उसी तरह से तंजावुर जिले में बृहदेश्वर मंदिर विशेष रूप से प्रमुख है। जहां तक बृहदेश्वर मंदिर की बात के निर्माण की बात है, इसका निर्माण 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच में चोल राजा चोल प्रथम के द्वारा किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर को पेरुवुट्टैयार कोविल के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह और भी मंदिर निर्मित हुए जो विशिष्टताओं के कारण दक्षिण भारत में स्थापत्य कला का एक नए आयाम गढ़ते हैं, जिसमें गंगईकोंड का मंदिर भी, शिव मंदिर जो है वो प्रमुख है। इन दिनों मंदिरों को देख करके ऐसा लगता है या किसी इतिहासकार ने कहा है कि इन मंदिरों को दैत्यों के समान कल्पना की गई और जौहरियों के समान इसे पूरा किया गया। तो यहां तक तो बात हो गई ये चोलों के काल में मंदिरों की विशिष्टताओं को लेकर के। अब यहां यह भी बताना जरूरी है कि चोल स्थापत्य कला में मूर्ति कला और चित्रकला को भी कहा जाए तो एक विशिष्ट स्थान मिला था या अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और जहां तक बृहदेश्वर मंदिर की बात चली थी तो यह भी जानना जरूरी है कि उसकी भव्यता और उसकी कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से आज की तारीख में ये दुनिया के सबसे बृहद आकार के मंदिर में गिना जाता है। पूरा मंदिर ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है और यही कारण है कि वर्ष 1987 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में दर्ज कराया गया है। हालांकि इसी तर्ज पर देखा जाए तो बेसर शैली के भी एक मंदिर जो दक्षिण भारत में कर्नाटक में हम्पी जिले पर है, उसे भी इसी सूची में दर्ज कराया गया है। और उसी तरह से नागर शैली में की बात की जाए तो खजुराहो का जो टेम्पल है उसे भी यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में दर्ज किया है। तो चोलों के बाद अगर मंदिरों के विकास यात्रा की बात की जाए तो थोड़ी सी चर्चा विजयनगर शासन काल में मंदिरों की प्रसिद्धि को लेकर की जा सकती है। अर्थात उस कालखंड में भी द्रविड़ शैली पर मंदिरों का विस्तार हुआ, विशेषकर कृष्णदेवराय के समय में। हालांकि इस कालखंड में मंदिरों में द्रविडियन शैली, इंडो इस्लामिक शैली का भी मिश्रण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको भारत के दक्षिणी प्रदेश में स्थित स्थापत्य कला के संदर्भ में मंदिर निर्माण को केंद्रित करके सूचनाओं को, परीक्षाओपयोगी जानकारियों को आप तक साझा किया। उम्मीद करता हूं कि इससे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का प्रश्न जो बहुविकल्पी के तर्ज पर हो परीक्षा उपयोगी होगी। अगले किसी विषय पर मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा। आज आपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।